हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी और हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर 3 की। चैप्टर का नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज, यानी कि आरंभिक नगर। तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था, हमने जाना था कि लोग किन किन जगहों पर रहते थे और हमें इतिहास के बारे में किन चीज़ों से पता चलता है। हमने इतिहास के स्रोत के बारे में जाना था, हमने जाना था कि लोग किन किन जगहों पर रहते थे, किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे और क्यों लोग यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाते रहते थे। उसके बाद हमने चैप्टर 2 में बात की थी कि इस उपमहाद्वीप में जो लोग 20 लाख साल पहले रहते थे, भारतीय उपमहाद्वीप में जो आरंभिक मनुष्य थे वो हंटर गैदरर थे, आखिर तक खाद्य संग्राहक थे, क्योंकि वो जानवरों का शिकार करके खाते थे और जंगलों से चीजों को इकट्ठा करके खाते थे और एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। फिर हमने देखा कि किस तरह हंटर गैदरर्स ने फूड को उगाना शुरू किया, ग्रोइंग फूड शुरू किया, खेती करना, पशुपालन करना किस तरह से लोगों ने शुरू किया और फिर एक सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू की। पहले जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, उन लोगों ने फिर एक ही जगह पर घर बनाकर रहना शुरू किया। और हमने बुर्जहोम और मेहरगढ़ में दो तरह के घरों को डिस्कस भी किया था कि इस तरह के घर बनाकर लोग रहा करते थे। तो अब हम बात करेंगे सिटीज की, कि शुरुआत में जो आरंभिक नगर थे वो कहाँ थे, वो कैसे थे। क्योंकि अभी तक लोगों ने खाना उगाना तो शुरू कर लिया था, हंटिंग गैदरिंग छोड़कर लोग एक सेटल्ड लाइफ पर तो आ गए थे, लेकिन अभी तक हमने सिटीज को नहीं देखा था। अभी तक जो लोग रहते थे वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो गांव में रहते थे, ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अर्लीस्ट सिटीज को देखेंगे कि किस तरह इस उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में जो सबसे पहले शहर बसे थे, जो नगर बसे थे, वो कहाँ पर थे, वो कैसे थे, वहां पर क्या क्या चीजें होती थी, कौन कौन से लोग रहते थे उन नगरों में। तो हम बात करेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज की। तो जब हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था कि लोग किन किन जगहों पर रहते थे, वहां पर हमने एक लोकेशन की बात की थी 4700 साल पहले। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास सबसे पहले नगर बसे थे। तो सिंधु और उसकी सहायक नदी के पास सबसे पहले नगर बसे थे 4700 साल पहले। तो यही वो नगर थे जो इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले बसे थे। यही वो सिटीज थी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले फ्लरिश्ड हुई थी, सिंधु नदी के आसपास। और इस वीडियो में हम उन्हीं सिटीज की बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे हड़प्पा की कहानी से। तो हड़प्पा की कहानी क्या है, पहले तो हम हड़प्पा की स्टोरी जानेंगे। तो जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी बताती हैं। पुरानी जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो खंडर है, चाहे वो अच्छी इमारतें हैं, उन सभी की अपनी एक स्टोरी होती है कि किसने उन्हें बनाया है, किस लिए उन्हें बनवाया गया था। तो इस तरह हर इमारत अपनी एक कहानी बताती है। और ऐसी ही एक इमारत हमें मिलती है 150 साल पहले पंजाब में। अब पंजाब में 150 साल पहले चल रहा था रेलवे का काम। तो रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी 150 साल पहले और रेलवे के काम में बहुत से इंजीनियर लगे हुए थे। तो वहां पर इंजीनियर जब अपने काम में लगे हुए थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो उन्हें अचानक से मिलता है हड़प्पा पुरास्थल। उन्हें क्या मिलता है, हड़प्पा पुरास्थल मिलता है। उन्हें एक ऐसा खंडर मिलता है जहां पर बहुत सारी लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें थीं। अब जो इंजीनियर्स रेलवे के काम में लगे थे, उन्होंने देखा कि इस खंडर में तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज की ईंटें हैं और हम इन सभी ईंटों को उखाड़ कर ले जाते हैं और इससे क्या बना लेंगे, रेलवे लाइनें बिछा देंगे। तो उन इंजीनियर्स ने क्या किया, उस खंडर से सारी ईंटों को निकाल कर रेलवे लाइनें बिछा दी। अब इसकी वजह से क्या हुआ, वो इमारत तो नष्ट हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं कि वो इमारत इतनी पुरानी है, वो कैसी थी, वहां पर वो ईंटें कहाँ से आई। इन लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं सोचा और वहां से बस ईंटें निकाल कर ले आए। तो फिर ये लोग हजारों ईंटें वहां से उखाड़ ले गए और उससे क्या कर दिया इन्होंने, रेलवे लाइनें बिछा दी। और इससे क्या हुआ, वो इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई। तो अभी तक हमें नहीं पता चला हड़प्पा के बारे में। लेकिन फिर क्या होता है, 80 साल पहले, यानी कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो फिर से इस स्थल को ढूंढते हैं और फिर वो यहाँ पर आकर स्टडी करते हैं।
वो देखते हैं ईंटों को और बाकी सारी चीजों को। तो जब वो स्टडी करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो खंडर है ये तो इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इस उपमहाद्वीप में जो सबसे पुराने शहर थे उसमें से एक ये खंडर भी है। और फिर उन्होंने हमें क्या बताया कि ये तो हड़प्पा नगर है, हड़प्पा पुरा स्थल है। और तब जाके हमें पता चलता है अपनी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में। फिर हमें पता चला कि 4700 साल पहले हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में एक नगर हुआ करता था, सबसे पुराना, सबसे आरंभिक, जो था हड़प्पा पुरा स्थल। अब ये जो हड़प्पा पुरा स्थल है ये पंजाब में तो है लेकिन पाकिस्तान वाले इलाके में। तो आज के आधुनिक पाकिस्तान में है ये हड़प्पा पुरा स्थल, लेकिन उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने 80 साल पहले हड़प्पा पुरा स्थल तो ढूंढ लिया, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत से हमें इलाकों में ऐसी चीजें मिली जो हड़प्पा पुरा स्थल की चीजों से मिलती जुलती थी। अब हड़प्पा पुरा स्थल से हमें तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंटें मिली, तो फिर और भी अलग अलग जगहों से हमें ऐसी ही ईंटें मिली जैसी कि हड़प्पा पुरा स्थल से थी। तो हमने क्या माना कि ये भी उस टाइम के आरंभिक नगर होंगे और उन सभी को हड़प्पा के नाम से ही जाना गया। फिर उन्हें नाम दिया गया कि ये सभी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें हैं। तो हड़प्पा पुरा स्थल के बाद जितनी भी उस टाइम की इमारतें मिलती हैं, जितनी भी 4700 साल पहले की इमारतें मिलती हैं, उन सभी को हड़प्पा पुरा स्थल, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया और हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही जाना गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की, हड़प्पा पुरा स्थल की। सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? हड़प्पा नगर खोजा गया था। तो इसीलिए बाकी सभी पुरा स्थलों का नाम भी हड़प्पा सभ्यता के नाम पर ही रखा गया। तो फिर इससे क्या पता चला कि इन शहरों का निर्माण तो 4700 साल पहले हुआ था और ये इस उपमहाद्वीप के, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आरंभिक नगर हैं, अर्लियर सिटीज हैं। तो ये है हड़प्पा की कहानी, जिसमें हमने देखा कि किस तरह इंजीनियर्स ने हड़प्पा पुरा स्थल को नष्ट कर दिया था, वहां की सारी ईंटें उखाड़ ली थी। लेकिन फिर बाद में पुरातत्वविदों ने इस पुरा स्थल को स्टडी किया और हमें बताया कि ये तो आरंभिक नगरों में से एक है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि ओल्ड बिल्डिंग्स हैव अ स्टोरी टू टेल। तो हर ओल्ड बिल्डिंग की अपनी एक कहानी होती है। Nearly 150 years ago, when railway lines were being laid down for the first time in Punjab, तो जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो उस समय इंजीनियर्स स्टबल्ड अपॉन द साइट ऑफ हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इंजीनियर्स को हड़प्पा पुरा स्थल मिलता है जो पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे में। तो हड़प्पा पुरा स्थल प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय ये भारत का ही हिस्सा था। To them it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high quality bricks। तो इनको क्या लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारी अच्छी क्वालिटी की रेडीमेड ईंट हैं, ब्रिक्स हैं, और इनको उठाकर ले जाते हैं और इनसे क्या कर देंगे, रेलवे लाइन बिछा देंगे। सो दे कैरिड ऑफ थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो पुरानी जो बिल्डिंग थी उसकी इमारत से ये लोग बहुत सारी ईंटों को उखाड़ कर ले गए टू बिल्ड रेलवे लाइन्स बनाने के लिए। और मैनी बिल्डिंग्स वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। तो इस वजह से क्या हुआ, जो बिल्डिंग्स थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन फिर 80 years ago आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट। 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को फिर से ये साइट मिलती है एंड दे रियलाइज दैट दिस वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन द सबकॉन्टिनेंट। फिर उनको क्या पता चला, जो इंजीनियर्स ने ये बिल्डिंग नष्ट कर दी थी इसको स्टडी किया और पता लगाया कि ये तो इस उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सिटीज में से एक है। एज दिस वाज द सिटी टू बी डिस्कवर्ड, ऑल द सिटी फ्रॉम वेयर सिमिलर बिल्डिंग वर फाउंड वर डिस्क्राइब्ड एज हड़प्पन। क्योंकि हड़प्पा के बारे में हमें सबसे पहले पता चला, तो हड़प्पा की जैसी दिखने वाली बिल्डिंग्स हमें और जिन जगहों से मिली उन्हें हमें नाम दिया हड़प्पा का ही, कि ये सभी क्या है, हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिल्डिंग्स हैं। एंड दीज सिटीज डेवलप अबाउट 4700 years ago। तो 4700 years ago ये सिटीज डेवलप हुई थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। तो ये है स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके नगर हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के नगर मिलते हैं, तो हमें मिलते हैं वो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध वाले इलाके से, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब वाले इलाके से। तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध वाले इलाके से भी हमें हड़प्पा पुरा स्थल के बारे में पता चलता है, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले इलाके से भी हड़प्पा पुरा स्थल मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर है मोहनजोदड़ो, यहाँ पर है चंदहुदड़ो, धोलावीरा, लोथल। तो ये है मेन सिटीज, राखीगढ़ी, कालीबंगा, यहाँ पर है हड़प्पा।
तो ये है सिंधु नदी जिसके आसपास ये सारी सिटीज डेवलप हुई थी। कितने साल पहले? 4700 साल पहले। तो इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिलती हैं। तो पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें इन सभी जगहों से, मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, लोथल, राखीगढ़ी, हड़प्पा, इन सभी जगहों से, जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं उनसे पुरातत्वविदों को कुछ अनोखी वस्तुएं मिलती हैं, जिससे उन्हें क्या पता चलता है कि ये सभी एक ही टाइम की सिटीज हैं, ये सभी एक ही सिविलाइजेशन की सिटीज हैं। तो क्या क्या मिलता है उन्हें? मिट्टी के लाल बर्तन मिलते हैं जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट मिलते हैं, मुहरें मिलती हैं, मनके मिलते हैं, तांबे के उपकरण मिलते हैं और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिलते हैं। तो ये सारी चीजें, स्पेशल चीजें हमें मिलती हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती हैं खुदाई करने पर। फिर आर्कियोलॉजिस्ट इनकी स्टडी करते हैं और हमें बताते हैं कि ये सभी तो हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं हैं। तो दीज सिटीज वर फाउंड इन पंजाब एंड सिंध इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में पाई जाती हैं हड़प्पा सभ्यता की सिटीज। एंड गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड इंडिया, और भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा वाले इलाके में पाई जाती हैं। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत के किस इलाके से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं, या फिर पाकिस्तान के किस इलाके से हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिलते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध वाले इलाके से मिलते हैं और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले इलाके से मिलते हैं। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड अ सेट ऑफ यूनिक ऑब्जेक्ट्स इन ऑलमोस्ट ऑल दीज सिटीज। तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन सभी सिटीज से कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि रेड पोट्री पेंटेड विद डिजाइन इन ब्लैक, स्टोन वेट, सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, पैडलेट साइड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं हड़प्पा के नगरों से, जैसे कि मोहनजोदड़ो से, चंदहुदड़ो से, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंग, हड़प्पा, इन सभी जगहों से, इन सभी नगरों से हमें ये सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक ही सिविलाइजेशन की सिटीज हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन नगरों की क्या विशेषताएं थी। आज हम हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में, सिटीज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये बहुत स्पेशल थे, इनकी कुछ खास विशेषताएं थी, कुछ स्पेशलिटीज थी। तो इसी स्पेशलिटी, इसी विशेषता के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हड़प्पा के नगर थे वो इतने खास क्यों थे, क्यों इतने अलग थे, क्यों आज हम इनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो हड़प्पा के नगर थे उनकी कुछ विशेषताएं थी, और वो क्या थी कि जो हड़प्पा के नगर थे, हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते थे। जैसे कि यहाँ पे हमें पिक्चर में दिखाया गया है कि ये एक हड़प्पन सिटीज है और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है यहाँ पर ये वाला, जिसे क्या कहा जाता था? पश्चिमी पार्ट कहा जाता था, वेस्टर्न पार्ट कहा जाता था। तो जो पश्चिमी इलाका होता था वो थोड़े ऊंचे लेवल पर बना होता था, थोड़े हाई प्लेटफॉर्म पर बना होता था, लेकिन ये छोटा होता था। अगर इस इलाके को एरिया वाइज देखा जाए तो ये कैसा है? दिखने में छोटा है, लेकिन ये ऊंचाई पर बना है। और इसी इलाके से, यानी कि जो पश्चिमी भाग है हड़प्पा नगर का, यहाँ पर हमें बहुत सी अच्छी अच्छी स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर ये जो जगह थी, जो पश्चिमी इलाका था, ये शासक वर्ग के लिए होता होगा, राजा लोगों के लिए होता होगा, और यहाँ पर जो स्पेशल बिल्डिंग्स हैं उनमें कुछ स्पेशल सेरेमनीज होती होंगी। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता था? इस पार्ट को कहा जाता था दुर्ग, नगर दुर्ग, यानी कि सिटाडेल। तो जो पश्चिमी भाग था उसे कहा जाता था सिटाडेल या फिर दुर्ग। और ये जो पश्चिमी इलाका था ये छोटा था एरिया वाइज, लेकिन ऊंचाई पर बना होता था। और यहाँ से हमें स्पेशल बिल्डिंग्स भी मिलती हैं। स्पेशल बिल्डिंग्स जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे महान स्नानागार के बारे में। तो महान स्नानागार का क्या मतलब है? हमें मिलता है ग्रेट बाथ, तो जिसका पब्लिक सेरेमनी के लिए यूज किया जाता होगा। और हमें यहाँ से मिलते हैं अग्निकुंड। अग्निकुंड यानी कि फायर अल्टार्स, जहाँ पर यज्ञ वगैरह किए जाते होंगे बड़े बड़े। हमें मिलते हैं भंडार गृह। तो जो भंडार गृह है उसमें क्या होता था? अनाज या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करके रखा जाता होगा। तो इस तरीके से पश्चिमी भाग को कहा जाता था दुर्ग, जो ऊंचाई पर बना था और जहां पर हमें इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स मिलती हैं। अब अभी तक बात की हमने पश्चिमी इलाके की। अब ये जो पूर्वी इलाका था ये एरिया वाइज बहुत बड़ा होता था, लेकिन ये नीचे लेवल पर बना होता था, इसीलिए इसे कहा जाता था निचला शहर या फिर निचला नगर। तो निचला नगर है पूर्वी इलाका जो नीचे लेवल पर, नीचे प्लेटफॉर्म पर बना होता था और एरिया वाइज बड़ा होता था। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर आम लोग रहते होंगे। तो जो आम लोग थे वो रहते थे निचले नगर में, जो पूर्वी हिस्सा था।
अब यहाँ पर क्या है कि जो दोनों हिस्से हैं, दोनों को डिवाइड करने के लिए चारों तरफ ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। तो चारों तरफ क्या बनाई जाती थी? ईंटों की दीवार बनाई जाती थी। तो दोनों ही पार्ट्स को हमने क्या देखा है कि दोनों ही पार्ट्स के चारों तरफ ईंटों की दीवार बनाई गई थी और इनकी जो ईंटें होती थी वो काफी यूनिक होती थी, पक्की ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें नहीं होती थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की पक्की ईंटें होती थी। और इसके अलावा जो ये दीवार बनाते थे वो इंटरलॉक पैटर्न से बनाते थे, जैसे कि यहाँ पर 2 ईंटें रख दी, उसके बाद जो तीसरी ईंट थी वो इन दोनों के बीच में रखी, तो इसे क्या कहते हैं? इंटरलॉक पैटर्न कहते हैं। तो इस तरीके से दीवार कैसी बनती थी? मजबूत बनती थी। तो एक तो इनकी ईंटें काफी अच्छी क्वालिटी की होती थी और दूसरा ये जो दीवार बनाते थे वो इंटरलॉक पैटर्न से बनाते थे। सो आई होप आपको यहाँ तक नगरों की विशेषताओं के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि बुक में लाइन बाय लाइन हमें क्या बताया गया है इन नगरों के बारे में। तो इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। तो जो नगर थे वो 2 हिस्सों में विभाजित थे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक था पश्चिमी भाग, लेकिन ये छोटा था और ऊंचाई पर बना था। तो जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है दिखने में एरिया वाइज, लेकिन ऊंचाई पर बना है, हाई प्लेटफॉर्म पर बना है। और पूर्वी हिस्सा था, ये निचला इलाका था क्योंकि ये नीचे प्लेटफॉर्म पर बना था, लेकिन एरिया वाइज कैसा था? बड़ा था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विद कहते हैं नगर दुर्ग। तो इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी हिस्से को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को कहा जाता है निचला नगर। और दोनों ही हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों ही हिस्सों में हमने क्या देखा है? चारों तरफ दीवार होती थी जो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी और इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि आज हम हजारों साल बाद भी जब देखते हैं तो उनकी दीवारें खड़ी हैं। तो इतनी अच्छी क्वालिटीज की ये लोग ईंटें बनाते थे कि आज 4700 साल बाद भी वो ईंटें ऐसी की ऐसी हैं, वो दीवारें ऐसी की ऐसी ही हैं, मजबूत हैं। तो दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें मजबूत रहें। और ईंटों की चिनाई कैसे करते थे? इंटरलॉक पैटर्न से ईंटों की चिनाई की जाती थी। सो मैनी ऑफ दीज सिटीज वर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्ट्स। तो सिटीज थी वो 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड होती थी। यूजुअली द पार्ट टू द वेस्ट वॉज स्मॉलर बट हायर। तो जो पार्ट वेस्ट में था वो स्मॉलर था लेकिन हायर था, ऊंचाई पर बना था। एंड आर्कियोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज सिटाडेल। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस वेस्टर्न पार्ट को क्या कहते हैं? सिटाडेल कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। एंड द पार्ट टू द ईस्ट वॉज लार्जर बट लोअर। और जो पार्ट ईस्ट में था वो लार्जर था, एरिया वाइज लार्ज था, लेकिन लोअर था। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? लोअर टाउन कहा जाता था, निचला नगर कहा जाता था। वेरी ऑफन वॉल्स ऑफ बेक्ड ब्रिक वर बिल्ड अराउंड ईच पार्ट। तो दोनों ही पार्ट के चारों तरफ पकी ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। एंड द ब्रिक वर सो वेल बेक्ड, बहुत अच्छी तरह से बेक्ड की गई ब्रिक्स होती थी, सो दैट दे हैव लास्टेड फॉर 1000 ऑफ ईयर्स, ताकि ये हजारों सालों तक ऐसी ही रहे। तो इतनी मजबूती से ये लोग दीवार बनाते थे, इनकी ईंटें इतनी अच्छी क्वालिटी की होती थी। एंड द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो इंटरलॉकिंग पैटर्न से दीवार बनाई जाती थी एंड दैट मेड वॉल स्ट्रॉन्ग, जिससे दीवार मजबूत बनती थी। और आज भी जब आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करने जाते हैं तो उन्हें ये दीवार ऐसी की ऐसी ही मिलती हैं। तो इतनी अच्छी क्वालिटी की ईंटों का, वॉल्स का ये लोग यूज करते थे। और यहाँ पर हमने क्या स्पेशलिटी देखी इन नगरों की, इन सिटीज की, कि सिटीज 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक था सिटाडेल, एक था लोअर टाउन। और इन नगरों की क्या विशेषताएं थी? हमने बात की थी कि नगर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। एक है पश्चिमी पार्ट जिसे दुर्ग कहते हैं, एक है पूर्वी भाग जिसे निचला नगर, लोअर टाउन कहते हैं। अब जो दुर्ग है वहां पर होती थी कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स। अब उन्हीं में से एक स्पेशल बिल्डिंग है ये, जो हमें मिलती है दुर्ग से मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, जहां से हमें एक ऐसी स्पेशल बिल्डिंग मिली है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है ग्रेट बाथ, महान स्नानागार। तो अब ये जो महान स्नानागार है, ग्रेट बाथ है, इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ नगरों के नगर दुर्ग से, यानी कि दुर्ग वाले हिस्से से खास इमारतें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में हमें एक खास तालाब मिलता है जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। तो ये एक इतना बड़ा तालाब है जिसे पुरातात्विदों ने नाम दिया है महान स्नानागार का, ग्रेट बाथ का। तो इस तालाब को बहुत स्पेशल टेक्निक से बनाया गया था। कैसे बनाया गया था? इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था।
और ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल करके ये पूरा तालाब बनाया गया था। यहाँ पर पानी का रिसाव रोकने के लिए कि पानी यहाँ से बहे ना, रिसाव ना हो पानी का, तो उसके लिए क्या किया गया था, प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी ताकि पानी यहाँ से रिसे ना, पानी का रिसाव ना हो। और तालाब के दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं उतरने और चढ़ने के लिए और यहाँ पर भी सीढ़ियां हैं। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। तो तालाब के चारों तरफ हम क्या देखते हैं, कमरे देखते हैं। तो इस तालाब के चारों तरफ क्या थे, कमरे बनाए गए थे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि चेंजिंग रूम के तौर पर यहाँ पर इस तालाब के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। और यहाँ पर पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था और उपयोग के बाद इस पानी को खाली कर दिया जाता था। और यहाँ विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर किसी विशेष अवसर पर स्नान किया जाता था। पब्लिक सेरेमनी के लिए इस ग्रेट बाथ का, इस बड़े से तालाब का यूज किया जाता होगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा सकता है कि महान स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिलता है, तो वो मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से। तो ये मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार मिलता है, ये इतना बड़ा तालाब मिलता है जिसका पब्लिक सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता होगा। विशेष अवसरों पर स्नान के लिए इसका यूज किया जाता होगा। और इसको बनाने की क्या टेक्निक्स थी, ईंट, प्लास्टर, चारकोल की परत, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। और हमने ये भी जाना कि दोनों तरफ सीढ़ियां थी और चारों तरफ कमरे थे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन सिटाडेल। तो सिटाडेल में हमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदारो a very special tank which archaeologists call the Great Bath was built in the area। तो मोहनजोदड़ो में हमें एक स्पेशल टैंक मिलता है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने नाम दिया है द ग्रेट बाथ। तो ये जो तालाब है, ये जो टैंक है, इसका यूज किया जाता था पब्लिक सेरेमनीज के लिए। और इसको कैसे बनाया जाता था, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर मेड वाटर टाइट विद अ लेयर ऑफ नेचुरल टार। तो ब्रिक्स और प्लास्टर से ये बनाया जाता था और वाटर टाइट करने के लिए यहाँ पर नेचुरल तार की लेयर का भी यूज किया जाता था। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड। तो दोनों ही साइड्स पर हमें क्या मिलती हैं, स्टेप्स मिलती हैं, सीढ़ियां मिलती हैं। While there were rooms on all sides, तो चारों तरफ हमें क्या मिलते हैं, कमरे भी मिलते हैं। Water was probably brought in from a well। तो water कहाँ से लाया जाता था, well से, कुएं से। And drained out after use। और use के बाद इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता था, drained out कर दिया जाता था। Perhaps important people took a dip in this tank on special occasions। तो special occasions पे ही इस तालाब का यूज किया जाता होगा। द ग्रेट बाथ का यूज स्पेशल ओकेशंस पर ही किया जाता होगा। तो इस तरह की दीवारें ये लोग बनाते थे और इस तरह से इंटरलॉक पैटर्न से यहाँ पर ब्रिक्स को लगाया जाता था ताकि दीवारें मजबूत रहें। और आज भी हमें इतनी मजबूत दीवारें यहाँ से मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने नगरों की विशेषताओं में बात की कि जो नगर थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक है सिटाडेल और एक है लोअर टाउन। तो सिटाडेल जिसे दुर्ग भी कहते हैं, वहां पर हमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स मिलती हैं। तो हमने अभी तक एक बिल्डिंग की बात की है, महान स्नानागार की, द ग्रेट बाथ की, जो एक बड़ा सा तालाब है जिसका पब्लिक सेरेमनीज के लिए यूज किया जाता था। तो ग्रेट बाथ यानी कि महान स्नानागार के अलावा भी हमें और स्पेशल बिल्डिंग्स मिली हैं सिटाडेल से, नगर दुर्ग से। तो कालीबंगा और लोथल जो हड़प्पा सभ्यता के ही नगर हैं, तो इन जगहों से हमें क्या मिलता है, अग्निकुंड मिलते हैं। तो अग्निकुंड में क्या किया जाता होगा, यज्ञ किए जाते होंगे। तो अग्निकुंड हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा और लोथल से। और एक बार मैप पर भी देखेंगे कि कालीबंगा और लोथल कहाँ पर है। तो मैप पर यहाँ है कालीबंगा और यहाँ है लोथल। तो इन दोनों ही जगहों से हमें क्या मिलते हैं, अग्निकुंड मिलते हैं, फायर अल्टार्स मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें क्या मिलते हैं, बड़े बड़े भंडार गृह मिलते हैं जिनका ये लोग कुछ चीजों को स्टोर करने के लिए यूज करते होंगे। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें भंडार गृह मिलते हैं और कालीबंगा और लोथल से हमें मिलते हैं अग्निकुंड। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको ग्रेट बाथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कौन से हड़प्पा पुरा स्थल से, कौन से हड़प्पा नगर से आपको महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, तो वो हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपको अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो अग्निकुंड आपको यज्ञ करने के लिए जिनका यूज होता था, तो अग्निकुंड हमें मिला है कालीबंगा और लोथल से। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि भंडार गृह कहाँ से मिले हैं, तो भंडार गृह हमें मिले हैं हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से
और लोथल से। कालीबंगा एंड लोथल हैड फायर अल्टार्स एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड इलेबोरेट स्टोर हाउस। तो यहाँ पर हमें स्टोर हाउस मिले हैं और कालीबंगा और लोथल में हमें फायर अल्टार्स मिले हैं। सो यहाँ तक हमने हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया। हमने जाना कि नगरों की क्या क्या विशेषताएं थी। नगर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, एक है दुर्ग और एक है निचला नगर। और दुर्ग से हमें कुछ स्पेशल बिल्डिंग मिलती हैं, जैसे कि हमें मिलते हैं अग्निकुंड, हमें मिलता है द ग्रेट बाथ महान स्नानागार, हमें मिलते हैं स्टोर हाउस भंडार गृह। तो ये सारी स्पेशल बिल्डिंग्स हमें मिली हैं दुर्ग से, जो किसी भी नगर का पश्चिमी हिस्सा होता है और ऊंचाई पर बना होता था। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे भवन, नाले और सड़कों के बारे में। हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे होते थे, नाले और सड़क कैसे होते थे, क्या विशेषताएं थी वहां के घरों की, नालों की और सड़कों की। तो हड़प्पा सभ्यता में घर कैसे होते थे, बीच में होता था आंगन और आंगन के चारों तरफ बने होते थे कमरे, और घर या तो 1 मंजिल के होते थे या फिर 2 मंजिल के होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। तो इस तरीके से बीच में क्या है, आंगन है और चारों तरफ कमरे हैं, और ज्यादातर जो घर होते थे वो 1 या 2 मंजिल के होते थे। तो इस तरह के घरों के साक्ष्य हमें मिलते हैं हड़प्पा नगरों से। तो नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। तो आंगन के चारों तरफ क्या होते थे, कमरे होते थे, और घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। और घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे पीने के पानी के लिए। तो ये है हड़प्पा के घरों की विशेषता। तो जनरली हाउसेस वर आइदर 1 और 2 स्टोरेज हाई विद रूम बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड। तो कोर्टयार्ड के चारों ओर बनाए जाते थे रूम, और घर 1 या 2 मंजिल के होते थे। मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। तो हर घर में एक सेपरेट बाथिंग एरिया होता था। एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर, और कुछ घरों में हमें वेल्स भी मिले हैं वाटर सप्लाई के लिए। अब हम बात करेंगे हड़प्पा के नालों की। तो हड़प्पा नगरों में नाले कैसे होते थे। तो यहाँ पर जो नाले और सड़क बनाने की व्यवस्था थी वो काफी प्लान थी, काफी व्यवस्थित थी। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे पैटर्न से ये लोग नाले और सड़कों को बनाया करते थे, और इनका ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था। तो नगरों में हमें ढके हुए नाले मिलते हैं। ढके हुए नाले होने का क्या मतलब है, ताकि गंदगी ना फैले। इसका क्या मतलब है कि ये लोग साफ सफाई पर ध्यान देते थे, और नालों को सावधानी में सीधी लाइन में बनाया जाता था। ऐसा नहीं है कि कहीं एक नाला है कहीं दूसरा नाला है, नालों को सीधी लाइनों में बनाया जाता था। और हल्की ढलान होती थी, नाली में क्या होती थी, हल्की ढलान होती थी, ताकि पानी आसानी से बह सके। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, हल्की ढलान दी गई है ताकि पानी बह सके, और सीधी लाइंस में नाले बनाए गए हैं। और घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था। तो जो घरों की नालियां थी उन्हें सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, और बाद में ये बड़े नालों में मिल जाती थी। अब जैसे कि यहाँ पर बनाए गए हैं घर, तो यहाँ पर से नाली जा रही है और यहाँ पर से नाली जा रही है, तो ये है घरों की नाली। अब ये घरों की नाली को यहाँ पर एक सड़क है, सड़क की नाली से जोड़ दिया गया, और बाद में ये जो सड़क की नाली है ये इन घरों की नाली से मिल तो रही है। इसका मतलब यहाँ से जितनी भी गंदगी होगी वो इस सड़क की नाली में आ जाएगी। उसके बाद ये सड़क की नाली आगे जाकर एक बड़े नाले में मिल जाएगी, और ये सारी नालियां कैसी होती थी, ढकी हुई होती थी, और बाद में जाकर सारा कूड़ा इन बड़े से नाले में मिल जाएगा। तो इस पैटर्न पर बनाए जाते थे नाले, यानी कि घरों से नालियां जोड़ी जाती थी और उसके बाद एक सड़क से नाली जोड़ी जाती थी, और बाद में जाकर ये सारी नालियां एक बड़े नाले में मिलती थी। और नाले कैसे होते थे, ढके होते थे। अब ढके होने के कारण यहाँ पर जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। अब नालियां ढकी हुई हैं तो इनमें गंदगी रहेगी। अब उस गंदगी को साफ भी करना होगा, तो इसके लिए जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे, ताकि यहाँ से टाइम टू टाइम सफाई की जा सके, और बाद में इन्हें कवर कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये लोग साफ सफाई का, नालों की साफ सफाई का ध्यान रखते थे, और घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक ही साथ किया गया था। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि कभी कोई घर बन गया, कभी कोई नाला बना दिया, कभी कोई सड़क बना दी, ऐसा नहीं होता था। सारी चीजें प्लानिंग के साथ बनाई गई थी नगरों में, यानी कि एक ही साथ सारे घर बनाए गए थे, और घरों के साथ ही नालियां जोड़ी गई थी, और उन नालियों को सड़कों से जोड़ा गया था, सड़क की नालियों से जोड़ा गया था, और बाद में उन सभी नालियों को, सड़क की नालियों को एक बड़े नाले से जोड़ दिया गया था। तो इस तरीके से
घर, नाले, सड़कें, तीनों चीजों को एक ही टाइम पर प्लान तरीके से बनाया गया था। तो 4700 साल पहले, हजारों साल पहले भी ये लोग अपनी साफ सफाई का, अपनी टाउन प्लानिंग का, अपनी नगर योजना का पूरी तरीके से ध्यान रखते थे और सारी चीजें नगरों में प्लान तरीके से बनाई गई थी। तो मैनी ऑफ दीज सिटीज हैज कवर्ड ड्रेन। तो सिटीज में हमें क्या मिलते हैं? कवर्ड ड्रेन्स मिलते हैं। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन। तो ये सभी क्या थे? एक सीधी लाइन में बनाए गए थे सभी ड्रेन्स। Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. तो हर नाले में, हर ड्रेन में हमें क्या दिया जाता था? एक जेंटल स्लोप दिया जाता था, ढलान दी जाती थी ताकि पानी बह सके, पानी एक जगह पर इकट्ठा ना हो सके। Very often drain in houses were connected to those on the street and small drains led into bigger ones. तो जो भी घरों की नालियां थी वो सड़क की नालियों से जाकर मिल जाती थी और बाद में सड़क की नालियां एक बड़े नाले में मिल जाती थी। तो इस तरीके से जो कचरा है वो पूरा एक बड़े नाले में जाकर इकट्ठा होता था। As the drains were covered, inspection holes were provided at interval to clean them. तो ड्रेन्स क्या थे? कवर्ड होते थे। अब साफ सफाई के लिए इंस्पेक्शन होल्स दिए जाते थे ताकि टाइम टू टाइम इनकी सफाई की जा सके, नालों की। एंड ऑल थ्री हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट सेम टाइम। तो ये तीनों चीजें, घर, नाले, गलियां, सड़कें, ये सारी चीजें एक ही टाइम पर प्लान तरीके से बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, किसी का मन कर गया आज यहाँ पर घर बनाने का तो किसी ने बना लिया, ऐसा नहीं था। एक ही टाइम पर सारी चीजें प्रॉपर प्लान तरीके से बनाई गई थी। तो यहाँ तक हमने बात की है नगरों की विशेषताओं के बारे में। उसके बाद हमने जाना कि नगरों में घर कैसे होते थे, नालियां कैसी होती थी, सड़कें कैसी होती थी। अब हम बात करेंगे नगरीय जीवन के बारे में कि जो नगरों में लोग रहते थे उनकी लाइफ कैसी थी और कौन कौन लोग नगरों में रहा करते थे। तो नगरों में एक तो होते थे राजा, यानी कि शासक लोग होते थे, राजा लोग होते थे। दूसरे नगरों में होते थे लिपिक, स्क्राइब्स। तो लिपिक वो लोग होते थे जिन्हें लिखना आता था। जैसे कि आप यहाँ पर ये मुहर देख रहे हो, यहाँ पर कुछ लिखा गया है, तो ये किसने लिखा होगा? ये एक स्क्राइब ने, एक लिपिक ने लिखा होता था जो उस समय पर लिखना जानता था। इसके अलावा नगरों में होते थे शिल्पकार, यानी कि क्राफ्ट पर्सन, जो लोग शिल्पकारी करते थे। जैसे कि लोग क्या बनाते थे? ज्वेलरी बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मनके बनाते थे, इसके अलावा उपकरण बनाते थे, इस तरह के खिलौने बनाते थे। तो ये कौन लोग बनाते थे? ये बनाते थे शिल्पकार। तो शिल्पकार भी नगरों में रहा करते थे। इसके अलावा और जो लोग थे वो थे व्यापारी, जो यात्राएं करते थे और इधर उधर से दूर दूर जाकर बहुमूल्य वस्तुएं लाते थे। बहुमूल्य वस्तुएं जैसे कि सोना, चांदी। तो नगरों में कुछ लोग ऐसे भी रहते थे जो दूर दूर जाकर बहुमूल्य वस्तुएं लाते थे ताकि शासक लोग इनका यूज कर सके, ताकि शिल्पकार इनसे और कुछ अच्छी चीजें बना सके। जैसे कि जो लोग यात्रा करते थे वो कुछ जगहों से सोना लेकर आते थे, कहीं से चांदी लेकर आते थे, तो शिल्पकार उनसे क्या बनाएंगे? आभूषण बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे। तो इस तरह से शासक, लिपिक, शिल्पकार और जो लोग यात्राएं करते थे ये सभी लोग रहते थे नगरों में। और नगरों में काफी हलचल रहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ काम चलता रहता था। कुछ लोग क्राफ्ट का काम करते थे, कुछ लोग लिपिक होते थे और जो शासक लोग होते थे वो प्लानिंग करते थे। प्लानिंग किस चीज की करते थे? कि कब कौन सी इमारत बनाई जानी है, कौन सी इमारत किस जगह पर बनेगी, किस तरह से बनेगी, उस इमारत में कौन कौन सी चीजों का यूज होगा। तो राजा लोग प्लानिंग करते थे और लोगों को ऑर्डर देते थे कि यहाँ पर ये चीज बनेगी, कि यहाँ पर ये इमारत बनेगी और इस इमारत में इस टाइप की चीजों का यूज होगा। तो शासक, लिपिक और शिल्पकार और यात्री ये लोग रहते थे नगरों में। तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहती थी क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। तो नगरों में कौन सी खास इमारतें बनाई जानी है इसकी प्लानिंग होती थी और ये करते थे शासक लोग, राजा लोग। जैसे कि हमने कौन कौन सी खास इमारतों के बारे में जाना है अभी तक? हमने जाना है महान स्नानागार के बारे में, हमने जाना है अग्निकुंड के बारे में, हमने बात की है भंडार गृह के बारे में। तो इन सभी चीजों की जो प्लानिंग होती थी कि ये चीजें कैसे बनाई जानी है, इनकी प्लानिंग करते थे शासक लोग, यानी कि राजा लोग। शासक लोगों को दूर दूर भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर
और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। तो शासक लोगों को ऑर्डर देते थे कि आप यहाँ से ये वाली धातु लेके आओ, ये बहुमूल्य पत्थर लेकर आओ या फिर कुछ और चीजें लेकर आओ। शासक लोग खूबसूरत मन को, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते थे। तो जो राजा लोग थे वो अपने पास मन के और सोने चांदी से बने आभूषण रखते थे। वो आभूषण ज्वेलरी पहनते थे मन को और सोने चांदी से बनी हुई। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे, स्क्राइब्स भी होते थे। तो लिपिक वो लोग होते थे जिन्हें लिखना आता था और ये लोग मोहरों पर लिखते थे, और शायद ये कुछ अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, लेकिन ये चीजें आज बच नहीं पाई हैं। तो हमें जो लिखे हुए साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं मोहरों पर। तो इस टाइप की मोहरें होती हैं जिन पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। इन चीजों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लेकिन फिर भी इससे हमें क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, और कुछ लोग थे जिन्हें लिखना आता था, जो लिपिक होते होंगे, जो मोहरों पर लिखने का काम करते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार भी होते थे। तो शिल्पकार स्त्री पुरुष दोनों ही होते होंगे। तो शिल्पकार यानी कि जो शिल्पकारी करते हैं, जो कुछ बनाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये खिलौने देख रहे हैं जो किसी शिल्पकार ने बनाए हैं। इस तरह से जो आभूषण बनाए जाते थे, जिनका यूज शासक लोग करते थे, वो भी शिल्पकार ही बनाते थे। उपकरण बनाए जाते थे, औजार बनाए जाते थे, तो ये सारी चीजें कौन बनाता था? शिल्पकार बनाते थे। तो शिल्पकार अपने घरों में भी बनाते थे और उद्योग स्थलों पर यानी कि फैक्ट्रीज भी होती थी, और कुछ लोग अपने घरों में भी बनाते थे। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे और कुछ लोग फैक्ट्रीज में जाकर ये सारी चीजें बनाते थे। लोग यात्राएं भी करते थे। इसके अलावा लोग यात्राएं भी करते थे, दूर दूर की जगहों से कुछ उपयोगी वस्तुएं लाते थे और सुदूर देशों से किस्से कहानियां भी लाते थे। और हमें मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। तो हमें ऐसे खिलौने भी मिले हैं, टेराकोटा टॉयज भी मिले हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे इस तरह के खिलौनों से खेलते होंगे। तो हड़प्पा में जो नगरीय जीवन था, वहां पर काफी हलचल थी, बहुत बिजी लाइफ हुआ करती थी लोगों की। जो शासक थे वो प्लानिंग में बिजी रहते थे, क्योंकि उन्हें इमारतें बनाने की प्लानिंग करनी होती थी। इसके अलावा कुछ लोग लिपिक होते थे जो लिखना जानते थे, जो मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार होते थे जो शिल्पकारी करते थे अपने घरों पर या उद्योग स्थलों पर। और कुछ लोग यात्राएं भी करते थे जो दूर देशों से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और उनकी किस्से कहानियां भी लाते थे। तो हड़प्पन cities was very busy place. There were people who planned the construction of special building in the city. तो कुछ लोग यहाँ पर स्पेशल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग करते थे। There were probably the rulers. तो हो सकता है वो लोग शासक लोग हों, रूलर लोग हों। It is likely that rulers sent people to distant land to get metal, precious stone and other things. तो ऐसा माना जाता है कि जो शासक लोग हैं वो लोगों को ऑर्डर देते थे दूर दूर जाने के लिए कि दूर दूर जगहों से मेटल लेके आओ, प्रीशियस स्टोन्स लेके आओ या फिर अदर बहुमूल्य थिंग्स लेकर आओ। एंड दे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ। तो जो किंग लोग थे वो अपने पास ये सारे ऑर्नामेंट्स भी रखते थे। तो सोना चांदी की वस्तुएं, सोना चांदी के ऑर्नामेंट्स रूलर लोग अपने पास रखते थे, उनको पहनते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स। तो स्क्राइब्स भी थे, पीपल हु नो हाउ टू राइट, हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, परहैप्स रोट ऑन देयर मटेरियल दे हैव नॉट सर्वाइव्ड। तो कुछ ऐसे लोग भी थे, स्क्राइब्स भी थे जो लिखना जानते थे और वो सील्स के ऊपर, मोहरों के ऊपर लिखते थे। जैसे कि यहाँ पर एक सील दी गई है जिस पर कुछ लिखा गया है। Besides, there were men and women, craft persons. तो craft persons भी थे, making all kind of things, जो सारी चीजें बनाते थे या तो अपने घर में या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स में। जैसे कि यहाँ पर ये खिलौने बनाए गए हैं, ये भी किसी क्राफ्ट पर्सन ने ही बनाए हैं, या तो उन्होंने अपने घर पर बनाए हैं या फिर किसी वर्कशॉप में, किसी फैक्ट्री में बनाए हैं। And there were people traveling to distant land or returning with raw materials and perhaps stories. तो ऐसे लोग भी थे जो दूर दूर जाकर राजा के ऑर्डर्स पर दूर दूर जाते थे, वहां से रॉ मटेरियल और प्रीशियस स्टोन्स लाते थे। तो यहाँ पर रूलर थे, यहाँ पर स्क्राइब्स थे, यहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स थे और यहाँ पर ऐसे लोग थे जो दूर दूर के इलाकों से जाकर कुछ प्रीशियस स्टोन या रॉ मटेरियल लाते थे। और हमें यहाँ से टेराकोटा टॉयज भी मिलते हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे, तो इन्हें कहा जाता है टेराकोटा टॉयज। तो हमें टेराकोटा टॉयज मिलते हैं हड़प्पा नगरों से और हम ऐसा मानते हैं कि इनसे बच्चे खेलते होंगे। तो यहाँ तक हमने बात की कि सिटी में, हड़प्पन सिटीज में लोगों की लाइफ कैसी थी। काफी बिजी लाइफ थी लोगों की, क्योंकि लोग बहुत से कामों में बिजी रहते थे। नगर और नए शिल्प। तो हड़प्पन सिटीज से हमें, हड़प्पन नगर से जो हमें शिल्प मिलते हैं, जो हमें क्राफ्ट्स मिलते हैं, वो कौन कौन से मिलते हैं? तो हमें वहां से आभूषण मिलते हैं बहुत सारे,
आभूषण के अलावा हमें वहां से बर्तन भी मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं। हमने खिलौनों का एग्जाम्पल भी देखा कि खिलौने भी वहां के लोग बनाते थे। इसके अलावा हमें क्या मिलते हैं? शंख, बाट, जिनका यूज वो लोग वेट करने के लिए, वजन तोलने के लिए करते होंगे। और हमने अभी पीछे एक और एग्जाम्पल देखा था मोहरों का। तो ये सारी चीजें हड़प्पन सिटीज में बनाई जाती थी। इस तरह की शिल्पकारी हम हड़प्पा के नगरों में देखते हैं। तो यहाँ पर ये ज्वेलरी, आभूषण का एग्जाम्पल दिया गया है जो मनकों से बनाया गया है। ये यहाँ पर ब्लेड्स दिखाए गए हैं। तो इस तरह के ब्लेड्स, इस तरह के ऑर्नामेंट्स हड़प्पा के लोग बनाया करते थे जो क्राफ्ट पर्सन थे। अब पुरातत्वविद क्या करते हैं? खुदाई करते हैं, और खुदाई करके उन्हें वहां से कुछ चीजें मिलती हैं, और जो वो चीजें मिलती हैं उससे वो बताते हैं कि ये चीजें तो हड़प्पा सभ्यता में यूज की जाती थी, बनाई जाती थी, इस तरह की शिल्पकारी वहां पर हुआ करती थी। तो पुरातत्वविदों को वहां जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर क्या है? पत्थर, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनी है। तो पुरातत्वविदों को वहां पर जितनी भी चीज मिली है वो किन चीजों से बनी होती थी? पत्थर से, शंख से, तांबे से, कांसे से, सोने, चांदी जैसी धातुओं से। तो इन सारी धातुओं से बनी चीजें मिली हैं। अब देखो यहाँ पर हमें इन सारी धातुओं से बनी चीजें मिल रही हैं, लेकिन चैप्टर 2 में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर पुरातत्वविदों को कैसी चीजें मिलती थी? वहां पर तो पुरातत्वविदों को हड्डी से, लकड़ी से और पत्थर से बनी हुई चीजें मिलती थी। लेकिन यहाँ पर अब पुरातत्वविदों को शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनी चीजें मिलने लग गई थी। इसका क्या मतलब है? कि लोगों ने इन चीजों का यूज करना शुरू कर दिया था। पहले जो लोग थे वो सिर्फ पत्थर, हड्डी और लकड़ी का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हड़प्पा के लोगों ने, हड़प्पा नगरों के लोगों ने पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी इन सारी धातुओं का यूज करना शुरू कर दिया था। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। तो तांबे और कांसे से क्या क्या चीजें बनाई जाती थी? औजार, हथियार, गहने और बर्तन। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ से मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में है मनके, बाट और फलक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता से जो सबसे यूनिक चीज मिलती है वो क्या है? वो है यहाँ के मनके, यहाँ के बाट और फलक। तो मनके, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मनकों से बना हुआ क्या है? एक माला है। तो मनकों से बनी हुई हमें माला मिलती है। तो मनके जो ये हैं लाल रंग के कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। तो ये जो मनके हैं वो कार्निलियन पत्थर से बनाए गए हैं जो लाल रंग का पत्थर होता है, और पत्थरों को काट कर, तराश कर मनके बनाए गए हैं, और फिर उनमें छेद के बीच में धागा डालकर माला बनाई गई है। तो यहाँ पर इस पत्थर को काट कर, तराश कर मनके बनाए गए हैं, और फिर उनमें बीच में धागा डालकर एक माला की तरह उन्हें बना दिया गया है। तो ये सबसे यूनिक चीज है जो हमें हड़प्पा से मिलती है। दूसरे हमें मिलते हैं फलक। तो इस तरह के ब्लेड्स हमें मिलते हैं हड़प्पा से, तो ये भी काफी यूनिक है। और हमें क्या मिलते हैं? बाट मिलते हैं, जिनका यूज किस लिए करते होंगे? वेट के लिए करते होंगे। तो ये है यहाँ पर बाट की इमेज। तो इस तरह के बाट हमें मिलते हैं हड़प्पा के नगरों से। तो यहाँ पर इस बाट को कितने ध्यान से, कितने उपयुक्त तरीके से बनाया गया है, पूरी प्रॉपर शेप देके। तो ये जो बाट बनाए जाते थे ये चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे, जो बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए यूज किया जाता था। तो बाट कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते थे। मनके कौन से पत्थर से बनाए जाते थे? कार्निलियन पत्थर से बनाए जाते थे। तो ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हमें अच्छे से समझनी है और याद भी रखनी है। तो यहाँ पर हमने मनके, बाट और फलक तीनों के बारे में जान लिया कि कैसे ये बनाए जाते थे और कैसे ये दिखते हैं। तीनों की हमने पिक्चर भी देख ली। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की मोहरें यहाँ पर मिली हैं बहुत सारी। अब पत्थर की मोहरों की विशेषता क्या है? कि इसमें कुछ लिखा भी होता था और जानवरों के चित्र भी बने होते थे। तो ये है हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर जिस पर कुछ लिखा भी हुआ है और एक जानवर का चित्र भी बना हुआ है। तो वो मोहर कैसी थी? आयताकार मोहर थी जिस पर जानवरों का चित्र था, और ये पत्थर की बनाई जाती थी। अब मोहरों का यूज किस लिए किया जाता होगा? व्यापार के लिए किया जाता होगा। जैसे कि आपको आज यहाँ से कहीं दूसरी जगह कोई चीज भेजनी है, व्यापार करना है, तो आप उस चीज पर अपनी मोहर लगा के भेजोगे, जिससे कि जिसको वो चीज मिले उसे पता चले कि हाँ ये वो वस्तु है जो उस जगह से आई है, जो हड़प्पा के नगरों से आई है। तो इस तरह से जो मोहरा का यूज था वो व्यापार में किया जाता था, वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए। और हड़प्पा के लोग
काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो लाल मिट्टी के बर्तन भी होते थे हड़प्पा में जो काले रंग से डिजाइन किए जाते थे। तो ये सारी चीजों की बात की हमने नगर और नए शिल्प में, कि नगरों में किस तरह की शिल्पकारी होती थी। नगरों में मन के बाट और फलक सबसे यूनिक है, सबसे आकर्षक है। हड़प्पा नगर की सबसे यूनिक फीचर, सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट है मन के बाट और फलक। मन के किससे बनते हैं? कार्नीलियन पत्थर से, लाल रंग के, जिसे माला की तरह बनाया जाता है। बाट कैसे बनते हैं? चर्ट नाम के पत्थर से, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? वेट तोलने के लिए, किसी भी चीज का वजन तोलने के लिए। और हमें क्या मिलते हैं? फलक मिलते हैं, जैसे कि इस टाइप के ब्लेड। तो ये है हड़प्पा सभ्यता की सबसे आकर्षक वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे हैं वो भी बहुत यूनिक है, क्योंकि एक तो वो आयतकार है, उन पर कुछ लिखा भी होता था और जानवरों का चित्र भी बना होता था। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जानवर भी इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्हें मोहरों पर यूज किया जा रहा था। और यहाँ पर लोग तांबे और कांसे से बने औजार, हथियार, गहने और बर्तन का यूज करते थे, और सोने और चांदी के गहने और बर्तन का यूज करते थे। और यहाँ पर हमें लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिस पर काले रंग से डिजाइन किया जाता था। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, shell, metal including copper, bronze, gold and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments and vessels. तो copper और bronze का यूज किया जाता था tools, weapons, ornaments, vessels बनाने के लिए। गोल्ड एंड सिल्वर का यूज किया जाता था ऑर्नामेंट एंड वेसल बनाने के लिए। Perhaps the most striking find are those of beads, weights and blades. तो beads, weights and blades हड़प्पन सिटीज की सबसे यूनिक फीचर्स हैं, सबसे यूनिक ऑब्जेक्ट्स हैं। तो बीड्स क्या हैं? इस टाइप के मन के, जिनसे क्या बनाई जाती है? माला। वेट यानी कि बाट, जो चर्ट नाम के पत्थर से बनाए जाते हैं, और इस टाइप के स्टोन ब्लेड्स का यूज भी किया जाता था। हड़प्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। तो पत्थरों से ये लोग सील बनाते हैं। रेक्टेंगुलर सील होती थी जिस पर एनिमल्स भी बने होते थे। एंड हड़प्पन ऑल्सो मेड पोट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। तो ये लोग पोट्स भी बनाते थे जिस पर ब्लैक डिजाइन किया जाता था। तो ये तो क्या है? बाट है, जिसे चर्ट नाम के पत्थर से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर हमें इस टाइप की मूर्ति भी मिली है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आता है इस मूर्ति को देख के, कि ये लोग कितनी अच्छी शिल्पकारी करते थे। यहाँ पर जिस भी व्यक्ति की ये मूर्ति बनाई गई है, इनकी दाढ़ी को कितने अच्छे से बनाया गया है। और यहाँ पर इन्होंने एक कपड़ा भी ओढ़ा हुआ है, ऐसा इस मूर्ति में दिखाया गया है। तो इसका हम क्या मतलब समझते हैं? यहाँ पर लोगों ने कपड़ों का यूज करना शुरू कर दिया था। यहाँ कपास की खेती होती थी और कपड़ों पे इस तरह के डिजाइन हमें मिलते हैं। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, और मोहनजोदड़ो से हमें कपड़े के टुकड़े मिलते हैं, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए। तो कपड़े हमें कहाँ से मिलते हैं? कपड़े हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से, एक फूलदान और एक तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए हमें कपड़े मिले हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर ये लोग कपड़े भी बनाने लग गए थे। कपास की खेती तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ से शुरू हो गई थी। तो हमें पकी मिट्टी और फ्योंस से बनी तकलियां मिलती हैं, जिससे ये लोग क्या करते थे? सूत कताई करते थे, कपड़ा बनाते थे। तो तकलियां किससे बनाई जाती थी? पकी मिट्टी और फ्योंस से। अब ये फ्योंस क्या होता है? तो अभी आगे हम फ्योंस के बारे में भी जानेंगे। तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ 7000 ईयर्स अगो। तो 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती शुरू हो गई थी। एंड पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू द लिड ऑफ सिल्वर वॉज एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट एंड मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो से हमें कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, हमें कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर लोग कपड़ों का यूज भी करने लग गए थे। तो यहाँ पर हमें इस तरह की ये मूर्ति मिलती है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि इस आदमी ने एक कपड़ा पहना हुआ है। And archaeologists have also found spindle poles made of terracotta and faience. They were used to spin thread. तो इसके लिए किसका यूज किया जाता था? टेराकोटा एंड फ्योंस से बनी हुई स्पिंडल वॉल्स का, यानी कि तकलियों का, जिससे सूत कताई की जाती थी। तो हमें एक स्टैचू मिलता है इंपॉर्टेंट मैन का। तो ये जो स्टैचू है ये एक इंपॉर्टेंट मैन का है, जो हमें मोहनजोदारो से मिलता है। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं? shows him wearing an embroidered garment, कि यहाँ पर इन्होंने एक कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है। और हमें इस तरह के स्टोन वेट्स मिलते हैं, इनको कितने केयरफुली और प्रिसाइजली बनाया गया है, प्रॉपर शेप दी गई है। और ये जो बने हैं चर्ट नाम के पत्थर से बने हैं, और इनको वेट करने के लिए यूज किया जाता था।
तो यहाँ पर हमने कौन कौन से क्राफ्ट की बात की है? यहाँ पर हमने बात की है औजारों की, हमने बात की है ऑर्नामेंट्स यानी कि आभूषण की, बर्तनों की। तो ये सारी चीजें धातुओं से बनाई जाती थी, जैसे कि तांबे से, सोने चांदी तांबे इन सारी चीजों से बनाई जाती थी। इसके अलावा हमने बात की है मनकों की, बाट की और फलक की। ये सारी चीजें भी हड़प्पा के नगरों में बनाई जाती थी। मोहरें बनाई जाती थी और कपड़े भी बनाए जाते थे। तो ये सारी जो शिल्पकारी है वो हड़प्पा के नगरों में होती थी। तो अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया गया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास वस्तुओं को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता है, जैसे कि पत्थर तराशना, मन के चमकाना, मुहर या पच्चीकारी करना आदि। तो ये जितने भी काम हैं, चाहे बाट बनाना, फलक बनाना, मूर्ति बनाना, ऑर्नामेंट्स बनाना, ये सभी स्पेशलिस्ट लोग करते थे, एक्सपर्ट्स करते थे, विशेषज्ञ करते थे, जो किसी एक चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग लेते थे और फिर उस काम को करते थे। ऐसा नहीं होता था कि हर कोई कुछ भी काम कर लेगा या सभी लोग सभी तरह का काम करते थे। अब जैसे कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये बाट देख रहे हैं, स्टोन वेल्स देख रहे हैं, इनको कितनी प्रिसाइजली बनाया गया है, कितने अच्छे से तराशा गया है, प्रॉपर शेप दी गई है। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि ये किसी एक्सपर्ट का, किसी विशेषज्ञ का काम है। यहाँ पर ये जो मूर्ति बनाई गई है, इसको भी कितने अच्छे से केयरफुली बनाया गया है। यहाँ पर इनको पूरी शेप दी गई है, फेस को, पूरे स्ट्रक्चर को। तो ये भी किसी एक्सपर्ट का ही काम है। तो मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, ये हमें क्या बताता है कि ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ने ही बनाई है। हर व्यक्ति तो विशेषज्ञ हो नहीं सकता। तो कुछ विशेषज्ञ होते थे जो एक काम को करने में ही स्पेशलिस्ट होते थे, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ पार्ट बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ मन के बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ मूर्ति बनाने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हर किसी की अपनी अलग एक्सपर्टीज होती थी, विशेषज्ञता होती थी। तो अब हमें ये तो पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष काम करते थे या सिर्फ महिलाएं करती थी। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस टाइप के काम किया करते होंगे। Many of things that were produced were probably the work of specialists। तो ये किसी स्पेशलिस्ट का काम था, जो भी इस तरह के काम किए जाते थे क्राफ्ट से रिलेटेड। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example, cutting stone, polish beads, carving seals। अब स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति है जो किसी एक काम को करने में ट्रेंड है प्रॉपर, जो एक ही काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये बाट देख या फिर यहाँ पर ये मूर्ति देखते हैं, तो कितने अच्छे तरीके से, कितने केयरफुली, कितने प्रिसाइजली इन सारी चीजों को बनाया गया है। तो ये किसी एक्सपर्ट का ही काम है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। तो कोई एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन है जो इस तरह के काम करता है। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। तो हर कोई स्पेशलिस्ट तो बन नहीं सकता, हर कोई हर काम नहीं करता था। एक स्पेशलिस्ट होता था, जैसे कि कुछ लोग सिर्फ बाट बनाने का काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ मूर्तियां बनाने का काम करेंगे। तो इस टाइप से सभी स्पेशलिस्ट अपने अपने काम करते थे। वी डू नॉट नो वेदर द मैन were specialists or only women were specialists. Perhaps some women and men may have been specialists। तो अब हमें तो ये नहीं पता कि यहाँ पर men specialist थे या women specialist थी। हम ऐसा मान सकते हैं कि दोनों ही कुछ कुछ कामों में स्पेशलिस्ट हुआ करते होंगे, जो ये क्राफ्ट से रिलेटेड काम किया करते थे। अब हम बात करेंगे फेयंस की। तो फेयंस क्या है? एक ऐसी चीज है जो प्राकृतिक तौर पर नहीं मिलती थी, जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, आर्टिफिशियली एक स्पेशल टेक्निक से तैयार किया जाता था। तो बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी और बाद में उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इन चिकनी परत का रंग नीला और हल्के समुद्री रंग का हुआ करता था। तो इससे मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन, ये सारी चीजें बनाई जाती थी फेयंस से। तो ये एक स्पेशल टेक्निक से तैयार किया जाता था, नेचुरली नहीं मिलता था और इससे मन की चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो यहाँ तक हमने बात की है क्राफ्ट से रिलेटेड, क्राफ्ट पर्सन से रिलेटेड। हमने जाना है कि किस तरह की शिल्पकारी हड़प्पा के नगरों में हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे कच्चे माल, क्योंकि ये जो शिल्पकारी होती थी इसमें कच्चे माल का यूज होता था। कच्चे माल का यूज तो होता था, लेकिन अब वो कच्चा माल लाया कहाँ से जाता था, क्योंकि हर चीज तो एक ही जगह पर मिलती नहीं है। तो ये कच्चा माल किन किन जगहों से लाया जाता था, उसकी बात हम करेंगे अब इस टॉपिक में। तो सबसे पहले तो यही जानेंगे कि कच्चा माल होता क्या है। तो कच्चा माल उस पदार्थ को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते, जैसे लकड़ी, धातु, अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चा माल है। तो कच्चा माल ऐसी चीज है जिसका या तो उत्पादन होता है किसी जगह पर
या फिर वो किसी जगह पर प्राकृतिक रूप से मिलते हैं और कच्चे माल से और अन्य चीजें बनाई जाती हैं। जैसे कि लकड़ी से आप क्या बनाओगे, खिलौने बनाओगे। सोना चांदी क्या है, कच्चा माल है जिससे आप क्या बनाओगे, ऑर्नामेंट्स बनाओगे, आभूषण बनाओगे। तो कच्चा माल किसी भी चीज को तैयार करने के लिए यूज किया जाता था और कच्चे माल से फिर कई अन्य तरह की चीजें बनाई जाती हैं। जैसे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास क्या है, कच्चा माल है जिसे कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। तो कपास की खेती की जाती है, कपास क्या है, कच्चा माल है जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर दूर दूर से आयात किए जाते थे। इसका मतलब यह है कि हड़प्पा के लोगों को कुछ चीजें तो वहीं उनके घर के आसपास ही मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीजों को बहुत दूर दूर के इलाकों से लाना होता था, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सारी चीजें। Raw material are substances that are either found naturally or produced by farmer and herders। तो raw material वो चीज है जो नेचुरली मिलती है या फिर फार्मर एंड हर्डर उसको प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाद में उन चीजों का यूज किसी और चीज को बनाने के लिए किया जाता था। These are then processed to produce finished good। तो फिनिश गुड बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि कॉटन का यूज किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए। तो कॉटन क्या है, कॉटन तो फार्मर उगाते हैं, फार्मर प्रोड्यूस करते हैं, कॉटन एक रॉ मटेरियल है और कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो ऐसे ही जितनी भी चीजें बनती हैं उनमें कच्चे माल की जरूरत होती है और कच्चा माल दूर दूर जगहों से लाया जाता था। अब यहाँ पे है सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। तो तांबा कहाँ से लाया जाता था, राजस्थान से। पश्चिमी एशिया का देश है ओमान, वहां से भी तांबा लाया जाता था। तो ओमान और राजस्थान से लाया जाता था तांबा। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब एक धातु है कांसा, जिसे क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज कहते हैं। कांसा बनाने के लिए दो धातुओं को मिलाया जाता है, एक तो टिन और दूसरा तांबा। अब हड़प्पा के लोगों को बनाना है कांसा, ब्रॉन्ज। अब उसके लिए तांबा तो ये लोग राजस्थान से और ओमान से ले आते थे, लेकिन टिन ये लोग लाते थे ईरान और अफगानिस्तान से। तो ईरान और अफगानिस्तान से टिन लाया जाता था, राजस्थान और ओमान से तांबा लाया जाता था, जिन्हें मिलाकर बनाया जाता था कांसा। सोने का आयात ये लोग कर्नाटक से करते थे और कुछ बहुमूल्य पत्थर हैं जिन्हें गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। अब क्वेश्चन में पूछा जाएगा सोना कहाँ से मंगाया जाता था, हड़प्पा के लोग सोना कहाँ से मंगाते थे। तो वो मंगाते थे ये लोग कर्नाटक से। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तांबा कहाँ से मंगाते थे, तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था। तो वो किया जाता था राजस्थान से और ओमान से। क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि टिन का आयात कहाँ से किया जाता था, तो टिन मंगाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से। और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे, गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो एमसीक्यूज में हमसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। अब हड़प्पा से हमें इस तरह की चीजें भी मिलती हैं। ये तो क्या है, एक खिलौना है। इससे हमें क्या पता चलता है, इस तरह के खिलौने बनाए गए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि इस तरह की गाड़ियों का प्रयोग हड़प्पा के लोग करते होंगे, क्योंकि आज हम क्या देखते हैं, हम लोग कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। तो बच्चों के खिलौने भी उसी तरह के होते हैं, रिमोट कंट्रोल कार होती हैं, बाइक्स होती हैं, स्कूटर्स होते हैं। तो उस समय पर जिस तरह की गाड़ियों का प्रयोग होता था, उनके खिलौने यहाँ पर हमने देखे और इससे हमें पता चला कि इस टाइप की गाड़ी उस समय के लोग यूज करते थे। और हमें पत्थर पर इस तरह की इमेज मिली है, तो ये है नाव। तो हमें इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग नाव का प्रयोग भी करते थे समुद्र पार जाने के लिए, समुद्र को पार करने के लिए या फिर नदियों को पार करने के लिए। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गोट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। तो ओमान से कॉपर लाया जाता था। टिन which was mixed with copper to produce bronze may have been bought from present day अफगानिस्तान एंड ईरान। तो टिन लाया जाता था प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान से। एंड गोल्ड कुड हैव कम ऑल द वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटक। तो गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। एंड सम प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से कुछ प्रीशियस स्टोन्स लाए जाते थे, गुजरात से और ईरान से। और इस तरह के हमें ट्रांसपोर्ट मोड के बारे में पता चलता है इन पिक्चर से कि ये लोग इस तरह के ट्रांसपोर्ट मोड का यूज करते थे। अब हमने कच्चे माल के बारे में भी जान लिया। हमने जान लिया कि ये लोग कौन कौन सी जगह से क्या क्या चीजें लाते थे,
किस तरह की शिल्पकारी होती थी, ये भी हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि जो नगरों में लोग रहते थे वो खाते क्या थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आता था, क्योंकि ये लोग इतना काम करते थे, इतने बिजी रहते थे, तो इनके लिए भोजन कहाँ से आता था। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। तो हड़प्पा में सारे लोग नगरों में ही नहीं रहते थे, कुछ लोग गाँव में भी रहते थे, कंट्री साइड एरिया में भी कुछ लोग रहा करते थे। और ये जो गांव में रहने वाले लोग थे ये अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। तो हड़प्पा के शहरों में कौन कौन लोग रहते थे? शासक लोग रहते थे, लिपिक रहते थे, शिल्पकार रहते थे, व्यापारी, यात्री रहते थे। तो ये लोग खाने का इंतजाम कैसे करते थे? तो गांव में रहते थे किसान, गांव में रहते थे पशुपालक, तो ये लोग शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करते थे। यानी कि गांव में रहने वाले लोग, किसान और पशुपालक, शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन भेजते थे। और यहाँ पर कौन कौन सी फसलों की खेती होती थी? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों, यानी कि पल्सेस, पीस, राइस, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, इन सारी चीजों की खेती होती थी हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, यानी कि 4700 साल पहले। अब ये लोग खेती करते थे, तो खेती करने के लिए, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग भी करने लग गए थे। तो यहाँ पर लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इससे पहले जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था तो हमने देखा था कि वो लोग खेती तो करते थे, लेकिन वहां पे हल के प्रयोग के बारे में हमें पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर 4700 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, जो एक नई बात थी। अब हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए, हमें हल तो मिले नहीं है उस टाइम के, लेकिन हमें क्या मिले हैं? टेराकोटा टॉयज मिले हैं। तो हमें हल के आकार के खिलौने मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस टाइम पर अगर बच्चे इस टाइप के खिलौनों से खेलते हैं तो ये लोग हल का प्रयोग करते होंगे। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा एरिया है वो ऐसा एरिया है जहां पर बारिश बहुत कम होती है, और सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ और तरीके भी अपनाए होंगे। ये लोग पानी का संचय भी करते थे, पानी को स्टोर करके भी रखते थे ताकि फसलों की सिंचाई के लिए उसको यूज किया जा सके। तो इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर लोगों ने खेती करने के लिए हल का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। हल जो लकड़ी का बना होता था, अब लकड़ी के हल तो हमें मिले नहीं हैं, लेकिन हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं और हमें एक ऐसा मॉडल मिला है जो बिल्कुल हल की तरह दिखता है। तो इससे हमने क्या समझा कि ये लोग हल का प्रयोग करते होंगे। हमें हल नहीं मिला, लेकिन हल के जैसा खिलौना मिला है। क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता का पूरा एरिया है वो ऐसे इलाके में है जहां पर हैवी रेनफॉल नहीं होती, तो इरिगेशन के लिए ये लोग पानी को स्टोर करके रखते थे ताकि अपने खेतों में सिंचाई कर सके, फसलें उग सके। तो यहाँ तक हमने खेती के बारे में बात की, हल के बारे में बात की। इसके अलावा ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां भी पालते थे, हर्डर्स भी थे, पशुपालन भी करते थे। बस्तियों के आसपास हमें क्या मिलता है? तालाब मिलते हैं और चारगाह मिलते हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो मवेशी थे वो चारा खाते होंगे और पानी पीते होंगे। सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। तो जिन दिनों बारिश नहीं होती थी उन दिनों क्या होता था? मवेशियों को, अपने जानवरों को ये लोग दूर दूर ले जाते थे ताकि वहां पर इन्हें खाना पानी मिल सके। तो हड़प्पा में गांव में रहने वाले लोग पशुपालक भी थे, किसान भी थे जो खेती करते थे, जो पशुपालन करते थे, बेर जैसे फलों को इकट्ठा करके खाते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक बेर, कॉट फिश, हंटेड वाइल्ड एनिमल लाइक एंटेलोप। तो इस टाइप की चीजें होती थी हड़प्पा के गाँव में। जहाँ पर शहरों में क्या होती थी? शिल्पकारी होती थी, क्राफ्ट पर्सन थे, स्क्राइब्स थे, रूलर्स थे। तो वहीं दूसरी तरफ हड़प्पा के गांव में क्या थे? किसान थे, पशुपालक थे, हर्डर्स थे, जो जानवरों को पालते थे और खेती करते थे। तो यहाँ तक हमने बात की हड़प्पा की सारी विशेषताओं के बारे में, हमने बात की हड़प्पा के नगरों के बारे में, हमने बात की हड़प्पा के घरों के, सड़कों के, नालों के बारे में, हमने बात की कि हड़प्पा के नगरों में कौन कौन लोग रहते थे, वहां के लोग क्या क्या काम करते थे, लोगों की लाइफ कैसी थी। फिर हमने बात की कि लोग क्या करते थे? क्राफ्ट पर्सन थे। तो क्राफ्ट पर्सन्स के लिए रॉ मटेरियल्स कहाँ से आते थे, हमने ये भी जाना। फिर हमने बात की कि अच्छा ये लोग क्राफ्ट का काम करते थे, ये लोग रूलर्स थे, स्क्राइब्स थे, तो फिर इनको खाना कहाँ से मिलता था। तो फिर हमने जाना कि कुछ लोग गांव में रहते थे जो खाना उगाते थे, फसलों को उगाते थे, खेती करते थे, पशुपालन करते थे,
और वो इनके लिए खाने का इंतजाम करते थे। तो यहाँ तक हमने हड़प्पा के नगरों की सारी विशेषताओं के बारे में जान लिया। अब हम हड़प्पा के 2 नगरों की केस स्टडी देखेंगे। हम जानेंगे धोलावीरा और लोथल के बारे में। तो ये जो दोनों ही हड़प्पा के नगर हैं वो हैं गुजरात में। यहाँ पर है धोलावीरा और इधर है लोथल। तो धोलावीरा और लोथल की केस स्टडी देखेंगे। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। तो धोलावीरा नगर कहाँ बसा था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन हमने धोलावीरा ऐसा पहला नगर देखा जो 3 भागों में विभाजित था और हर हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। नगर में हमें खुला मैदान भी मिलता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता होगा। यहाँ पर हमें कुछ अवशेष में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया है। तो यहाँ पे हमें पत्थरों पर हड़प्पा की लिपि लिखी हुई मिली है बड़े बड़े अक्षरों में, लेकिन हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं और इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। तो पत्थरों पर हमें कुछ लिखा हुआ मिलता है। अब जो पत्थरों पर लिखी हुई चीजें मिलती हैं उसे कहते हैं अभिलेख और इन अभिलेखों को लकड़ियों में जड़ा गया था। तो ये एक अनोखा अवशेष है। ये अनोखा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने अभी तक बात की कि हमें सिर्फ मोहर मिलती है जिस पर कुछ लिखा हुआ मिलता है, लेकिन धोलावीरा में हमें एक ऐसी चीज मिली है जहां पर पत्थर पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है और उसे लकड़ी में जड़ा गया है, फ्रेम किया गया है। यानी कि एक बड़े से पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मिलता है बड़े बड़े अक्षरों में, जिसे बाद में लकड़ी में जड़ा गया है, फ्रेम किया गया है। तो ये बहुत यूनिक चीज है जो हमें धोलावीरा से मिलती है। और हमें धोलावीरा में क्या यूनिकनेस दिखाई देती है कि यहाँ पर नगर 3 हिस्सों में बटा था और तीनों हिस्सों के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें थी, 4 दीवारी थी और हमें यहाँ से एक खुला मैदान भी मिलता है। यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। तो ये 3 विशेषता है धोलावीरा की जो बाकी सभी हड़प्पा स्थलों से अलग है। एक तो यहाँ पर ये नगर है 3 हिस्सों में बटा था। अंदर जाने के बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, एंट्री गेट्स थे। यहाँ पर हमें एक खुला मैदान भी मिला है और यहाँ पर हमें हड़प्पा की लिपि पत्थर पर लिखी हुई मिली है जिसे लकड़ी में जड़ा गया था। तो ये हमें बातें पता चली हैं धोलावीरा से। द सिटी ऑफ धोलावीरा वॉज लोकेटेड ऑन खादिर बेत, also spelled as Bet, in run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो यहाँ पर क्या है, उपजाऊ भूमि है और फ्रेश वाटर है। Unlike some of the Harappan cities which were divided into 2 parts, Dholavira was divided into 3 parts. तो धोलावीरा एक ऐसी सिटी है जो 3 भागों में विभाजित था। Each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. तो तीनों ही पार्ट्स में 4 दीवारी हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं और जिनमें एंट्री गेट्स बनाए गए हैं बड़े बड़े। इसके अलावा हमें एक लार्ज ओपन एरिया भी मिलता है और यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती होंगी धोलावीरा में। और हमें हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली है एक बहुत बड़े स्टोन पर जिसे लकड़ी में जड़ा गया है। तो इस तरह की 3 स्पेशल चीजें हमें मिली हैं धोलावीरा से, जो कहाँ पर है, खादिर बेत के पास है, रन ऑफ कच्छ में। यहाँ पर फ्रेश वाटर भी है, उपजाऊ भूमि भी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लोकेशन की जो गुजरात में ही है लेकिन दूसरा नगर है। कौन सा है? लोथल। धोलावीरा के पास ही एक नगर है लोथल। तो गुजरात में खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा है लोथल। तो साबरमती की उपनदी के किनारे बसा है लोथल। यहाँ से हमें कुछ कीमती पत्थर मिलते थे। तो हमने बात की थी ना कच्चे माल की कि हमें गुजरात से क्या मिलते हैं, कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं। तो वो लोथल से ही मिलते थे क्योंकि लोथल में हमें बहुत से कीमती पत्थर मिले हैं जिनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता था। पत्थर, शंख, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था लोथल। तो लोथल एक महत्वपूर्ण केंद्र था जहां से पत्थर, शंख और धातुओं की चीजें बनाई जाती थी। और हमें लोथल में एक भंडार गृह भी मिलता है, स्टोर हाउस भी मिलता है। और इस भंडार गृह में मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, और इस भंडार गृह में हमें मोहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी मिलती है। अब मोहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी क्या है ये, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। यहाँ पर एक हमें ऐसी इमारत भी मिली है जहाँ पर मन के बनने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मन के बनाने वाले उपकरण तैयार बन के मिले हैं। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि लोथल में
ये मनके बनाने की फैक्ट्री थी जहां पर मनके बनाने का काम होता था। लोथल में हमें ये एक बंदरगाह भी मिला है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर जो बाहर से आने वाली नाव है वो रुकती होंगी, तो यहाँ से ही दूसरे देशों में, दूसरे इलाकों में माल जाता होगा। तो ये हमें एक बंदरगाह के साक्ष्य भी मिलते हैं लोथल से। तो लोथल क्या था, क्राफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ पर पत्थर, शंख और धातु से चीजें बनाई जाती थी। यहाँ पर हमें एक भंडार गृह भी मिला है और यहाँ पर हमें एक ऐसी बिल्डिंग भी मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था, यानी कि एक फैक्ट्री टाइप हमें मिली है जहाँ पर मनके बनाने का काम होता था। यहाँ से हमें मोहरे, मुद्रांकन और मोहर बंदी भी मिली है। अब इसका क्या मतलब है, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, यानी कि मोहरों के बारे में तो हमने पढ़ा है, मोहरें होती थी जिनका प्रयोग व्यापार में किया जाता था। अब आपको एक पैकेट है, वो किसी दूर जगह पर भेजना है, आपको अपना माल किसी दूर जगह पर भेजना है पैकेट में पैक करके। अब आपने उसको पैक कर दिया, लेकिन आप उस पर अपनी सील तो लगाएंगे जिससे कि पता चले कि ये आपकी कंपनी का माल है। तो उसके लिए क्या किया जाता था, तो गीली मिट्टी पर लगाकर उस पर मोहर की छाप बना दी जाती थी, जिससे कि उस मोहर की छाप उस गीली मिट्टी पर छप जाती थी। अब ये पैकेट जहां भी जाएगा उसे पता चल जाएगा कि ये कहाँ से आया है, कौन सी कंपनी का है। तो ये है मोहरे, मुद्रांकन, मोहरबंदी। तो हड़प्पा से हमें ऐसी चीजें भी मिली हैं, तो लोथल से हमें ऐसी चीजें भी मिली हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से जो माल है वो बाहर भेजा जाता होगा किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे इलाके में। The city of Lothal stood beside a tributary of Sabarmati in Gujarat, close to Gulf of Khambat। तो खंबात की खाड़ी के पास है, साबरमती की एक उपनदी के पास। It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stones were easily available। तो लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर प्रीशियस स्टोन्स बहुत इजीली मिल जाते थे और ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। तो यहाँ पर मेटल, स्टोन और शेल से ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। यहाँ से हमें एक स्टोर हाउस भी मिला है और हमें सील्स एंड सीलिंग्स भी, उनके इम्प्रेशन भी मिले हैं एक स्टोर हाउस से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ से व्यापार होता था। और हमें ये एक बंदरगाह, एक पोर्ट भी मिला है। इससे भी हमें यही पता चलता है कि यहाँ से दूसरे देशों में माल भेजा जाता होगा नाव में। अब पढ़ते हैं मोहर, मुद्रांकन और मोहरबंदी के बारे में। तो मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बे या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। थैले को बंद करने के बाद उनके मुंह पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहरों की छाप को कहते हैं मोहर बंदी। तो इस तरह से किसी भी पैकेट या डब्बे पर गीली मिट्टी लगाई जाती थी और गीली मिट्टी पर मोहरों की छाप बनाई जाती थी। सील पैक हो जाता था और उस पर सील भी छप जाती थी, मोहर भी छप जाती, और फिर इस माल को उस जगह भेज दिया जाता था जहां का ऑर्डर होता था। और अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। अब ये छाप है, अगर ये टूटी हुई मिलेगी तो इसका मतलब किसी ने रास्ते में इसके साथ छेड़छाड़ की है सामान के साथ, और अगर ये टूटी हुई नहीं मिलेगी तो फिर इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। जैसे कि आज भी अगर हम ऑनलाइन सामान ऑर्डर करते हैं तो जो हमारा पैकेट होता है, जो बॉक्स होता है, वो सील पैक होता है और उस पर क्या लिखा होता है कि अगर आपको सील पैक ना मिले तो आप उस सामान को रिटर्न कर देना, अपने पास मत रखना। तो ऐसा ही पहले भी होता था, उस टाइम पर भी व्यापार होता था, उस टाइम पर भी सील्स का, मोहरों का यूज होता था। तो ये हमने बात की लोथल के बारे में और धोलावीरा के बारे में, जो गुजरात में ही हड़प्पा के दो नगर हैं। हमने इन दोनों का सूक्ष्म निरीक्षण देखा, केस स्टडी देखी। अब 4700 साल पहले जो हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई थी उसका अंत कैसे हुआ, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है, कैसे हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चा माल आना भी बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़क के किनारे कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। तो हम देख रहे थे हड़प्पा सभ्यता को, जहां पर इतने अच्छे नगर थे, इतनी अच्छी लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग होता था, दूर से माल आता था, माल का आना जाना होता था, व्यापार होता था, जल निकास प्रणाली थी, पूरा ड्रेनेज सिस्टम था। ये सारी चीजें एकदम से बंद होने लग गई, नष्ट होने लग गई। ऐसा क्यों हुआ? और ऐसा हो रहा था 3900 साल पहले। 4700 साल पहले ये सभ्यता अस्तित्व में आई थी और 3900 साल पहले ये सारे चेंजेस देखने को मिले। अब ये सब क्यों हुआ इसका कुछ पता तो चला नहीं।
कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि कुछ नदियां सूख गई थी, तो कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। तो कुछ क्या कहते हैं कि नदियां सूख गई थी इसलिए लोगों ने वहां पर नगरों को छोड़ दिया, दूसरी नदियों के पास रहने चले गए। या फिर कुछ कहते हैं कि जंगलों का विनाश हो गया क्योंकि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत होती थी, लकड़ियों को जलाने की जरूरत होती थी और लकड़ी मिलती थी जंगलों से, तो जंगलों का विनाश हो गया था इसलिए यह सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारगाह और घास खाने वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह सभ्यता का अंत हुआ कैसे। बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गई, कुछ कहते हैं कि जंगल नष्ट हो गए, कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गई। लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता कि इस सभ्यता का अंत हुआ तो हुआ कैसे। अगर बाढ़ आई भी होगी तो बाढ़ तो कुछ इलाकों में ही आई होगी, तो इससे पूरी की पूरी सभ्यता कैसे नष्ट हो गई, कैसे पूरी सभ्यता का अंत हो गया। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। अब जो भी हुआ हो उससे परिवर्तन तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो सभ्यता है ये नष्ट हो गई थी, इसका अंत हो गया था। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई नई छोटी छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। अब सिंधु और उसकी सहायक नदी के आसपास जो पूरा ये सभ्यता बसी थी, अब यहाँ पर यह सभ्यता का नष्ट हो गया। तो कुछ लोग यहाँ से इस जगह को छोड़कर पूर्व में चले गए, भारत के पूर्वी इलाके में और दक्षिणी इलाके में। तो 4700 साल पहले ये जो सभ्यता अस्तित्व में आई थी, 3900 साल पहले अब ये नष्ट होने लगी। पूरे नगर उजड़ गए थे, छोटी छोटी बस्तियों में लोग बसने लगे थे। जो पूरी सिविलाइज्ड यहाँ पर हमने नगर देखे थे अब वो नहीं रहे थे। और इसके बाद हमने जो दूसरे नगरों का विकास देखा वो 1400 साल बाद देखा। तो ये 1400 साल बाद जिन नगरों का विकास हुआ था उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन यहाँ तक हमने क्या बात की कि जो हड़प्पा सभ्यता थी जिसके नगर इतने विशेष थे, इतना अच्छा ड्रेनेज पैटर्न था, वो नष्ट हो गई थी। उस सभ्यता का अंत हो गया था 3900 साल पहले और दूसरे नगर बसे थे उसके 1400 साल बाद। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है जहां पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना जो भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों में से एक है। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक नगरों में से सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था। तो सबसे पहले कौन सा नगर खोजा गया था? सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, क्योंकि हमने हड़प्पा की कहानी से शुरुआत की थी इस चैप्टर की। हमने जाना था कि 150 साल पहले इंजीनियर्स ने सारी ईंटों को उखाड़ के ले गए थे, तो हड़प्पा के नाम पर ही इस पूरी सभ्यता का नाम पड़ा था क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हड़प्पा काल में गांव के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। कृषक चारवाहे गांव में रहते थे, बिल्कुल रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, सरसों उगाते थे, बिल्कुल उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय नई बात थी, बिल्कुल नई बात। इस समय से पहले हल का प्रयोग नहीं हुआ था। ऑप्शन डी है हड़प्पा नगरों में सिंचाई के लिए जल वर्षा से प्राप्त होता था। नहीं, वर्षा से प्राप्त नहीं होता था क्योंकि उस इलाके में बारिश कम होती थी। आज भी उस इलाके में बारिश कम होती है। बारिश कम होने की वजह से लोग पानी को स्टोर करके रखते थे ताकि सिंचाई की जा सके। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 है हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा कौन से राज्य में स्थित है। तो धोलावीरा की हमने केस स्टडी देखी थी, हमने धोलावीरा और लोथल के बारे में डिटेल में जाना था। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि धोलावीरा प्रेजेंट डे कौन से राज्य में है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या पंजाब में। तो धोलावीरा है गुजरात। धोलावीरा और लोथल दोनों ही गुजरात में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हड़प्पा पुरस्थल निम्न में से किस राज्य में है। तो हड़प्पा पुरस्थल कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी पंजाब भारत में, ऑप्शन सी पंजाब पाकिस्तान में या ऑप्शन डी काबुल अफगानिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि हड़प्पा पुरस्थल कौन से राज्य में है प्रेजेंट डे। तो यहाँ तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो कमेंट्स में आप मुझे ये भी बताएंगे कि आपके 3 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और इस 4th क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इस चैप्टर के नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल से, तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।